दोस्तों नमस्कार। ये सवाल हर जहन में है कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण है क्यों? क्या वाकई इस देश के भीतर की संसदीय सत्ता जिसके पास रहेगी वह संविधान से बड़ा हो जाएगा, या फिर इस देश के भीतर में राजनीति ने इस देश के तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों को जिस तरीके से हड़प लिया या कहें अपनी मुट्ठी में दबोच लिया, उसने पहली बार इस देश के भीतर कहीं यह सवाल तो खड़ा नहीं कर दिया कि जिसके पास सत्ता नहीं होगी वह बिल्कुल कंगाल होगा और जिसके पास सत्ता होगी वह सब कुछ कर सकता है। यानी जो संविधान द्वारा चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है वह भी सत्ता अपने तौर पर परिभाषित कर सकती है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति बीते 40, 50, 60 साल में आप परख कर देख लीजिए, कभी नहीं आई थी। आरएसएस जिस रास्ते पर चलती रही, जनसंघ को उसने जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर ट्रेंड किया, और उसके बाद बीजेपी 1980 के बाद से जिस राजनीतिक धारा को पकड़कर चलती चली गई, उसमें एक सवाल तो यह सदा से रहा कि आरएसएस जो सोचती है वो जनसंघ हो या बीजेपी हो, एजेंडा उसी का रहता है और रास्ता वही रहता है। और शायद यही वो वजह है इस देश में 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास नारा तो दिया गया, लेकिन दबी जुबान में सही, लेकिन बीजेपी यह कहने से कतराती नहीं रही कि हमें मुस्लिम वोटों की कोई जरूरत नहीं है। और यह एक ऐसी लकीर धीरे धीरे समाज के भीतर खिंचती चली गई कि बीजेपी की सत्ता ने इस देश के भीतर बार बार यही ऐलान किया कि इस देश के भीतर मुस्लिमों की मौजूदगी इस देश के लिए एक प्रॉब्लम है और उसका समाधान बीजेपी ही कर सकती है। इससे समाज के भीतर में खटास कहें, नफरत कहें या लकीरों के खिंचने को देख लीजिए, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। और इसी दौर में चुनाव के वक्त ही बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण कई जगहों से निकल कर आया और उसने संदेश इस देश के भीतर जो भी दिया, उसकी शिकायत चुनाव आयोग तक को की गई। और चुनाव आयोग ने क्या वाकई इस देश के संविधान के तहत चुनाव को कराने को लेकर औपचारिकता भर मान लिया, या फिर संविधान को बचाने की ड्यूटी उसकी भी थी? क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष ने जो नोटिस चुनाव आयोग के सामने रखे वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन एक झटके में बीते 24 घंटों में यह सवाल बड़ा हो गया कि आखिर प्रधानमंत्री को यह कहना क्यों पड़ गया कि वह हिंदी मुस्लिम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण वह भी वोटों का जो होते चला आया है, और बीजेपी ने अपने आप को किसी हिंदूवादी पार्टी के तौर पर ही रखा है। क्या उसमें एक बदलाव आ गया है, या फिर संकट वाकई सत्ता ना पाने का बड़ा हो गया है? हमें लगता है कि आज एक एक परिस्थिति को परखने की जरूरत है, और उसकी वजह बहुत साफ है। 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 163 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 163 सीटों में से 96 यानी 96 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2019 में जीती थी। लेकिन जिस लिहाज से वोटिंग हो रही है और पहली बार मुस्लिम समुदाय एकजुट है, यानी वो बट नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं डाले होंगे, डाले थे। 2014 की तुलना में 2019 में वो कम हो गए, और 2024 आते आते एक झटके में संदेश पूरे देश के भीतर मुस्लिम समुदाय में गया कि वोटों को बंटने नहीं देना है। और इसीलिए ध्यान दीजिए, वोट जिहाद का शब्द अगर किसी ने कहा तो प्रधानमंत्री ने उसे लपक लिया। और उसके बाद जिन बातों का जिक्र उनके भाषणों में मुस्लिम समुदाय को लेकर हुआ, बच्चे पैदा करने वालों को लेकर हुआ, घुसपैठ को लेकर हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें लगता है इन 163 सीटों पर जहां पर वोटिंग होनी है वहां की स्थिति क्या है। दरअसल इन 163 सीटों के दायरे में 4 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें बिहार है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें बंगाल है। इन चारों राज्यों में 99 सीटों पर अभी भी वोटिंग होनी है, यानी 163 जो बची हुई सीट है उसमें इन 4 राज्यों की 99 सीट है। और 163 में से जो 96 सीट
एनडीए ने जीती थी उसमें से लगभग 78 या 79 सीट बीजेपी और एनडीए ने जीती इन्हीं 4 राज्यों में। और संयोग ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए तो 41 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से 36 सीट एनडीए ने जीती यानी बीजेपी ने 34 सीट, 2 सीट अपना दल ने। बिहार के भीतर 21 सीटों में से 21 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया। महाराष्ट्र के भीतर जो सीटों पर वोटिंग होनी है, जो 13 सीट बची हुई है जो अगले चरण में वोट होंगी, 13 सीट पर उस दौर में एनडीए ने गठबंधन जो दौर पर था जिसमें बीजेपी और शिवसेना थी उसने कब्जा किया। और बंगाल के भीतर की 24 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी 78 सीटों पर दांव लगा हुआ है इन 4 राज्यों में बीजेपी का कि वह इन सीटों को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। और इन 4 राज्यों के राजनीतिक परिस्थितियों को अगर आप परखिएगा तो ज्यादातर सीटों पर मुस्लिमों की तादाद चुनाव में वोटिंग को प्रभावित करने वाली है। और अगर उनके साथ दलित वोट बैंक मिल जाता है तो फिर औसतन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% वोट मुस्लिम और दलित का एवरेज है जो हर हिस्से में जाएगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर से जो संदेश निकल कर आया है उसने इस दौर को बता दिया है कि दरअसल इस दौर में सिर्फ और सिर्फ एकजुटता के साथ वोटिंग दलित भी कर रहा है और मुस्लिम भी कर रहा है। मायावती विधानसभा चुनाव में सिर्फ जाटव वोट के साथ 12% वोट ले पाई और एक भी उम्मीदवार उनका जीता नहीं। तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या यह मैसेज वोटरों तक नहीं है? और अगर यह स्थिति आ चुकी है तो यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक झटके में इन 78 में से 40 सीटों पर संकट बीजेपी का मंडराने लगा है। तो क्या सिर्फ इन्हीं सीटों की वजह से एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के सुर बदल गए? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण और चौंका इसलिए भी रहा है क्योंकि आरएसएस की जो एक लीक रही है उसमें खास तौर से गुरु गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स लिखा उसमें मुस्लिमों के लेकर क्या लिखा और कौन सी जानकारी संघ के भीतर स्वयंसेवकों को दी जाती है, हम उसे बताएंगे। आज उस किताब के जरिए ही बताया जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ा शिफ्ट सिर्फ चुनाव जीतने भर के लिए है क्योंकि इससे पहले ओबीसी की धारा प्रधानमंत्री ने अपने साथ रखी और संघ के भीतर इसका असर यह हुआ कि उसके तमाम जो प्रचारक थे उसमें ओबीसी को महत्ता दी जाने लगी। अलग अलग जिलों में जो प्रमुख के तौर पर बैठाए गए उसमें ओबीसी की मौजूदगी आने लगी। यहां तक कि महाराष्ट्र के भीतर भी कोकणस्थ ब्राह्मणों का वर्चस्व और प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। जो महत्वपूर्ण पद थे वो जाति अनुसार निर्धारित होने लगे क्योंकि मौजूदा वक्त में संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने जाति राजनीति और जाति समीकरण का पाठ संघ को भी पढ़ा दिया और इसका असर भी हुआ। लेकिन अगला सवाल यह था कि जाति तो भारत की हकीकत है लेकिन धर्म के आश्रय और उसी आश्रय तो संघ अपने तौर पर निकला। हेडगेवार जिस दौर में कांग्रेस में कहते हैं वो थे और 1920-21 में जब वो निकले तो उनके जहन में मुस्लिमों का ही सवाल था और शायद इसीलिए उस पूरी लकीर को अगर आप देखेंगे तो अगला सवाल यह होगा क्या प्रधानमंत्री सिर्फ एक चुनाव जीतने भर के लिए पटरी बदल रहे हैं या इस देश के वोटरों को बता रहे हैं नहीं नहीं आप हमको इस रूप में मत देखिए। और शायद इसीलिए पहली बार बहुत दिनों के बाद बीजेपी के भीतर जो मुस्लिम सांसदों की मौजूदगी, जो पूर्व सांसद हैं उनकी मौजूदगी, जो पूर्व में मंत्री देश के रह चुके हैं उनकी मौजूदगी, एक झटके में वो निखर कर सामने आए और बताने लगे कि दरअसल प्रधानमंत्री तो कभी हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं थे। यानी 2002 चाहे गुजरात को याद कर लीजिए और उसके बाद की एक लंबी लकीर है इस देश के भीतर में जो कुछ हुआ और बीते 10 बरस में देश के भीतर जो हुआ राजनीतिक तौर पर, जिसमें एक भी मुस्लिम को टिकट ना देना, औपचारिकतावश कहीं कहीं एक टिकट दे दिया। जैसे 2019 में अगर आप ध्यान दीजिए तो सौमित्रा खान जो सांसद थी उनको बंगाल में टिकट दिया गया था। लेकिन महत्ता या दोयाम दर्जे की परिस्थिति में इस देश के मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लाकर खड़ा किया गया, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। हालांकि आज पहली बार निकलकर शहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो जिनके ताल्लुकात बीजेपी से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको केंद्र में जगह दी गई, शुरुआत में दी गई, लेकिन धीरे धीरे राजनीति को जिस दिशा में जाना है उसने उसी धारा को पकड़ा। लेकिन आज वो निकल कर आए सामने
और प्रधानमंत्री मोदी की बातों के साथ खड़े हो गए कि दरअसल इस देश के गरीबों का जिक्र था। गरीब बच्चों को पैदा करते हैं और गरीबों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार काम किया है। तमाम योजनाओं को परख लीजिए। मुश्किल यह है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई अभी तक नहीं है जिसमें आप किसी योजना के तहत बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें वो बता दे कि देखिए ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना हो या जिस भी योजना का नाम ले रहे हो, जिस योजनाओं का जिक्र इस दौर में किया गया, लेकिन ये बचाव क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? ये भूल भुलैया है या राजनीतिक तौर पर सत्ता को पाने की चाह या फिर एक ऐसा संकट है राजनीतिक तौर पर जो 2024 के चुनावी परिणाम को अभी से दिखाने लगा है? सुननी चाहिए पहले उन दोनों की बात। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में भी और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और जो लोग रूम में टोपी और रोड पे तिलक का सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल करते थे उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि समाज का आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति विकास का एहसास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है वो हिंदू मुस्लिम राजनीति करते ही नहीं। उनके लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक है। उनके लिए गरीबों की सेवा करना ही अपना धर्म मानते। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत नहीं की, लेकिन जानबूझकर हमारे विरोधी इस तरह की बात चिपकाते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा स्पष्ट है कि वो जो भी योजना बनाते हैं वो योजना गरीब के लिए बनाते हैं और उसमें उसकी न जात देखते हैं न। शहनवाज हुसैन बिहार से आते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से आते हैं और राजनीतिक तौर पर यहां की 100 सीटें जो पिछले चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जीती थी, इस बार उसी में सेंध लग गई है। तो घबराहट तो है। और इस देश के भीतर का सच यह भी है कि इस देश में 50 सीटें ऐसी है जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इस देश की 80 सीट ऐसी है जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम है। इस देश की 125 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर प्रभावित चुनाव को करता है। और वहां पर अगर ध्रुवीकरण बहुत तीखा हो जाए, मुस्लिम हिंदू वोटों का तीखा हो जाए, तो हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी को इसका लाभ मिलता है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन जरा सोचिए, 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उसके अक्स तले देखिए आज उन्हीं के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य, एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह आज बंगाल में थे। बंगाल के भीतर एक लंबी लकीर है जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिमों की तादाद है। वो कूच बिहार है, मालदा है, जहांगीरपुर है, मुर्शिदाबाद है, बहरामपुर है, कृष्णानगर है, बर्दवान दुर्गापुर है, बसिहाट है, जोयानगर है, मथुरपुर है, डायमंड हार्बर है, जाधवपुर है, उलबेरिया है, बोलपुर है, बीरभूम है, मालदा उत्तर है, रायगंज है। ये एक लंबी कतार है और पश्चिम बंगाल की अभी भी 24 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। वहां पर अमित शाह पहुंचे तो एक तरफ प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्ला मौलवी का जिक्र खुले तौर पर अमित शाह करने से कतराए नहीं। ये मां, माटी और मानुस, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। कोई भी कहेगा क्या वाकई संकट बीजेपी को अपनी चुनावी जीत को लेकर इतना गहरा गया है कि उसके लिए हर विचारधारा सिर्फ और सिर्फ सत्ता से जाकर जुड़ रही है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास किताब है बंच ऑफ थॉट, उस गोलवलकर साहब ने लिखा था और विचार नवनीत के नाम पर यह हिंदी में इसका अनुवाद है। गोलवलकर की यह किताब एक लिहाज से संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक तौर पर यह किताब मानी जाती है। इस किताब के भीतर
मुस्लिमों को लेकर क्या लिखा गया और जिस अंदाज में जिन बातों का जिक्र किया गया और जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो एक वक्त संघ के प्रचारक थे, वह जिन सवालों को प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद 10 बरस के बाद पहली बार गुनगुना रहे हैं, हमें लगता है इस किताब में लिखा गया कि प्रथम हम मुसलमानों के विषय में विचार करें। और फिर वो कहते हैं, आज तक ये कहने वाले अनेक लोग मौजूद हैं कि अब मुसलमान समस्या बिल्कुल नहीं रही। पाकिस्तान को प्रश्रय देने वाले वे दंगाई तत्व सदा के लिए चले गए, शेष मुसलमान हमारे देश के भक्त हैं, उनके लिए जाने का कहीं कोई स्थान नहीं है और वे निष्ठावान बने रहने के लिए बाध्य हैं। इन बातों का जिक्र करते हुए वो हकीकत को जो बयां करते हैं और हकीकत करते करते वो आते हैं कि दरअसल एक लंबा 5-6 पन्नों का उनके बारे में इस किताब में लिखा गया है, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में सच क्या है। सच यह है कि संपूर्ण देश में जहां भी एक मस्जिद या मुसलमानी मुल्ला है, मुसलमान समझते हैं कि वह उनका अपना स्वतंत्र प्रदेश है। यदि वहां हिंदुओं का कोई जुलूस गाते बजाते जाता है तो वो कहते हैं, क्रोधित होते हैं, इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। यदि उनकी धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक हो गई है कि मधुर संगीत से भी शुद्ध हो जाती है तो वह अपने मस्जिदों को जंगल में स्थानांतरित करके वहां चुपचाप आराधना करने क्यों नहीं चले जाते। वे सड़क के किनारे ही एक पत्थर जमाने का, उस पर सफेदी पोतने का और उसे प्रार्थना स्थल कहने का हट क्यों करते हैं। फिर जहां वहां संगीत होता है तो वो हाय तौबा क्यों मचाते हैं, उनकी आराधना में व्याघात हो गया। इस किताब के भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जिससे इस बात का जिक्र आपके जहन में आएगा कि दरअसल आरएसएस की अपनी ट्रेनिंग और सत्ता पाने के बाद किसी भी नेता और खास तौर से प्रधानमंत्री की अपनी मुश्किल क्या है। और राजनीति का यह पाठ पिछले दिनों भाषणों के जरिए बाखूबी उभर कर भी आया, जिसमें यह सवाल बहुत बड़ा हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने खामोशी क्यों बरती हुई है। क्योंकि ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पीपुल्स एक्ट की जो सेक्शन 1 to 3 है, उसमें याद कीजिए 1996 में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में कहा था उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। और उस दौर में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा ने इन चीजों को उठाया तो इलेक्शन उनका नल वाइड कर दिया गया था। और इसी दौर में अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पैरा 3 को भी देखिए तो उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दूसरे पार्टी की आलोचना, कार्यकर्ताओं पर अनवेरिफाइड आरोप लगाना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खामोशी बरती, ये जानते समझते हुए कि भाषण के लंबे हिस्से में मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया गया। माइनॉरिटीज भी सिटीजन है इस देश का, उसको भी उतना ही अधिकार है और ये काम इलेक्शन कमीशन को देखने का था। लेकिन क्या उसने अपना दायित्व नहीं निभाया और एक लिहाज से संविधान का इंसल्ट तो नहीं किया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब कह रहे हैं मौजूदा चुनाव के वक्त में राजनीति किस रूप में बदल रही है, और इस बात का जब हमने जिक्र किया कि 96 में शिवसेना के साथ क्या हुआ था और बाला साहब ठाकरे को लेकर क्या हुआ था, और राजनीति के संयोग को देखिए। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में भाषण देने के लिए पहुंचे और उन्होंने जिक्र किया कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, ना सिर्फ बेटा हूं बल्कि उनकी जो हिंदुत्व की सोच थी मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं दिल्ली में बैठे हुए जो मोदी और शाह हैं, मैं उनकी तर्ज पर नहीं हूं। और वहां बैठे मुस्लिमों ने या मुस्लिम समाज ने, जो इस दौर में उनका वोटर है, उसने भी उद्धव ठाकरे की हां में हां मिलाई। यानी राजनीतिक तौर पर क्या सत्ता ने इस दौर में समाज के भीतर ऐसी लकीरें खींच दी है कि जो हिंदुत्व की परिभाषा अगर महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के जहन से निकली, उससे बिल्कुल उलट परिस्थिति में इस दौर में सावरकर की सोच के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है। यह बहस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के उस भाषण के छोटे से हिस्से को सुनना चाहिए। पहली बार वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर भाषण दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में खुले तौर पर कह रहे हैं। जब हम आपके साथ थे तब सब अच्छा था, लेकिन मोदी जी, जो मैंने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे माता और पिता का अपमान करते हो, मुझे नकली संतान बताते हो। अरे हाँ ठीक है,
यहां मुस्लिम इलाका है, मैं बाला साहब का बेटा हूं, लेकिन इनको पूछो मैं असली हूं या नकली हूं। हम तो लड़ने वाले लोग थे ना आपस में। मेरा विरोध अब कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, जिनको मैंने समर्थन दिया था वो मोदी जी कर रहे हैं, वो मुझे दुख है। आप हमारे बीच में भेद कर रहे हैं, महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हैं, और कुछ भी बकते चले जा रहे हैं, जुमले पे जुमला। संविधान बदली करने के लिए आपको बहुमत चाहिए क्या? और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? उसके पीछे भी महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में जो द्वेष है, एक जहर है, वो दिखाई दे रहा है। कोई भी कह सकता है राजनीति कितनी बदल गई, लेकिन सवाल उसके कहीं आगे का है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, और संविधान के तहत ही चुनाव आयोग की भूमिका है। सामान्य तौर पर बीजेपी और आरएसएस को लेकर राजनीतिक सवाल जो उठते हैं चुनाव के वक्त, उन सवालों से हटकर अगर कोई नया मुद्दा देश के प्रधानमंत्री खड़ा कर दें, कोई नेता खड़ा कर दे, तो क्या वही विचारधारा होती है? जी नहीं। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट होता है। और अगर ध्यान दीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2014 में जिस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शायद सहारनपुर का इलाका था जहां पे उन्होंने धर्म के आश्रय वोटों का जिक्र नहीं किया, बल्कि माइनॉरिटीज को लेकर जो अपशब्द उस दौर में कहे गए थे, इलेक्शन कमीशन के पास वो पूरा का पूरा टेप पहुंचाया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। 48 घंटे के लिए उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को प्रचार के लिए रोका गया। अमित शाह ने माफी मांगी, उसके बाद उनको प्रचार करने की इजाजत दी गई। ये हम 2014 के चुनाव के वक्त का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन 10 बरस के बाद की परिस्थिति में प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसका मैसेज बहुत साफ है कि भारत के लिए मुस्लिम समाज एक प्रॉब्लम है और कांग्रेस उसे बढ़ा रही है। यानी एक एंटी माइनॉरिटी स्टाइल भाषणों में नजर आया। और उसी पर जब यह सवाल देश के भीतर राजनीतिक तौर पर खड़ा हो रहा है और राजनीतिक जमीन बीजेपी की खिसक रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी जानते समझते होंगे कि 2014 में उन्हें वोट विकास के नाम पर मिले थे। और सही बात तो यह भी है, 2019 में भी अयोध्या का कहीं जिक्र नहीं था। 2019 की जीत के बाद से राजनीतिक तौर पर आरएसएस का एजेंडा कहें या उनकी अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण की जो सोच थी, वह जिस लिहाज से उभर कर आई, क्योंकि 10 बरस में विकास का खांचा और लोगों की मुश्किल हालातों के सामने इस दौर में मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। उसके पास यह बताने के लिए नहीं था कि हम उपलब्धियों को किस रूप में आपके साथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए ये मुद्दे अब, लेकिन बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। 2014 में वही इलेक्शन कमीशन अमित शाह को प्रचार के लिए रोक देता है, लेकिन 2024 में वैसी ही शिकायत लेकर समूचा विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर जाता है तो चुनाव आयोग नोटिस तो देता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखता है, पद नहीं लिखता है, लिखता है बीजेपी के स्टार प्रचारक। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आती चली गई जहां पर चुनाव आयोग की अपनी भूमिका किस रूप में रहेगी वो महसूस करने लगी कि जैसे वह प्रधानमंत्री या पीएमओ या देश की सरकार से डरती है, या फिर वो बहुत ही ऑब्लेस्ड है क्योंकि उनकी नियुक्ति ही पीएमओ के जरिए हुई है। यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी उसी तर्ज पर हुई है। इसीलिए ये पूरे के पूरे मुद्दे जो माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं या इस देश की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के साथ राजनीति को प्रभावित करने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा चुनावी राजनीति में अपने अपने तरीके से उन हथियारों का इस्तेमाल करना भर है जिसके जरिए वोट बट जाए, वोट पक्ष में आ जाए। और इस दायरे के भीतर 4 राज्यों में जीती हुई 78 सीटों में से 40 सीटों पर संकट बीजेपी के लिए मंडराने लगा है। और वह उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल का इलाका है जिसको लेकर बीजेपी में यह हड़कंप मची हुई है कि अगर यहां पर लूज कर गए तो क्या होगा। और आखिरी सवाल, इस दौर में माइनॉरिटी से हटकर गरीबों का जिक्र खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने किया, बीजेपी ने किया और कहा देखिए 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, गरीबों को 5 किलो अनाज देते हैं। और आज
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया, आप 5 किलो देते हैं, सत्ता में हम आएंगे तो 10 किलो देंगे। यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही है। अब मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो यह, इस देश में गरीबी को खत्म करने की राजनीति कभी नहीं हुई। उसके नाम पर नारे जरूर लगे और उसके आधार पर इस देश में योजनाओं की बाढ़ जरूर आई। दूसरा सवाल, इस देश के माइनॉरिटी को चुनावी गेंद बना लिया गया और उस गेंद के आसरे अपने अपने पाले में खेलने की बाखूबी शुरुआत हुई। उस समुदाय विशेष से यानी मुस्लिमों के भीतर से कोई ऐसी सोच किसी नेता के जरिए या किसी उसके भीतर से निकलकर कोई स्टेट्समैन की शक्ल में बताने की स्थिति में आ जाए जो भारत की राजनीति को प्रभावित कर सके, ऐसी परिस्थिति नहीं आई। इसके उलट माइनॉरिटीज एक वोटर के तौर पर ही चुनाव को प्रभावित करने या फिर बिगाड़ने की स्थिति में क्यों खड़ा हो गया, इस सवाल का जवाब कोई आज तक दे नहीं पाता है। और तीसरा सवाल, इस देश के भीतर बकायदा संविधान है, कानून है, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका इस दौर में जो क्लीन चिट ऐसे अपराधों को लेकर दे देती है जो अपराध खुले तौर पर बकायदा सरकार के जरिए हो रहे हों और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुले तौर पर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हो, रिप्रेजेंटेशन एक्ट कोई मायने ना रख पा रहा हो और देश में चेक एंड बैलेंस खत्म हो चला हो, तो इसी परिस्थिति में चुनाव होगा तो कौन क्या कब कैसे बोलेगा, ये कह सकते हैं कि अब 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा है, 6ठे चरण से पहले वो क्या कहेंगे ये कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।